हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में, है ना। तो मेरा नाम है ज्ञानेन, मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का पहला लेसन। हमने रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। पहला लॉ हमने देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उससे मैंने समझ लिया था, हमने आपको समझाया था कि कोई भी मास का नष्ट नहीं होता है। कोई भी अपक्रिया में जितना प्रोडक्ट यूज होता है, जितना मास ऑफ प्रोडक्ट यूज होता है उतना ही सॉरी रिएक्टेंट में जितना मास यूज होता है उतना ही प्रोडक्ट में बनता है ना। जैसे 14 ग्राम हमने कुछ लिया कोई पदार्थ, उससे अपक्रिया होने से जो पदार्थ बनेगा वो 14 ग्राम ही बनेगा। समझ गए। इसका उदाहरण भी हमने देख लिया था ना, देखा था ना। चलो ठीक है, चलो अब खुद को कर देता हूँ मैं छोटा, हो जाता हूँ ज़रा साइड में। तो यार बच्चों, 11th में जो बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हो ना, कोई सा भी बच्चा हो एडमिशन लेना चाहता हो दयाल शिक्षा निकेतन में, और या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में एक ये सब पढ़ना चाहता हो, ये क्लासें लेना चाहता, तो व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे नंबर पे 94 53 17 15 45, 94 53 17 15 45। इसे फ़ोन कर दे या फिर व्हाट्सअप कर दो, उसका व्हाट्सअप नंबर दे दो मुझे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है, अपने ग्रुप में। वो भी पढ़ सकता है, ऐसी क्लासें ले सकता है सब। समझे बेटा। चलो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी हो पढ़ सकता है यार। पढ़े, लॉकडाउन चल रहा है, कोई कॉलेज कोई कोचिंग ओपन है नहीं, वो पढ़ सकता है हमारे चैनल पे। हाँ, हमारे ग्रुप में आके पढ़ सकता है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, बेटा जी। यदि 4.2 ग्राम NaHCO3 को 10 ग्राम CH3COOH, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, स्टिक अम्ल है, विलयन में मिलाया गया हो तो 2.2 ग्राम CO2 विलयन में चली गई और 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 12 ग्राम अवशेष प्राप्त हुआ। बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सत्य है। अब इतना मिलाया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट स्टिक अम्ल में मिलाया गया, ये इतने ग्राम था, ये इतने ग्राम मिलाया था, तो क्या हुआ था, क्या कह रहा था, क्या हुआ, 12 ग्राम अवशेष प्राप्त हुआ। 12 ग्राम क्या प्राप्त हुआ, अवशेष प्राप्त हुआ, ठीक है। और क्या है, और CO2, इतने ग्राम CO2 वायुमंडल में चली गई, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कितने कि बताइए इससे द्रव्यमान संरक्षण नियम कर रहे जो अभिकारक है उनके उनके प्रोडक्ट का सम, और जो रिए प्रो सॉरी यार, बार बार गलत बोल जाता हूँ मैं, जो रिएक्टेंट हैं उनके उनका जो मास का सम है, जो प्रोडक्ट बने हैं उनके मास का सम इक्वल होना चाहिए। वही देख लेंगे, इक्वल होना चाहिए। अब दोनों का क्या किए, जोड़ दिए। दोनों को क्या किए बच्चे, जोड़ दिए दोनों का मास। ये वाला रिएक्टेंट का देखो जोड़ दिए, इतना 14.2 आया। अभिकारक उत्पाद का भी मास जोड़ दिए, कितना आया, उतना आया। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है, जितना अभिकारक यूज किया गया था उतना उत्पाद बना है। अब ये सर जी जल वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो जल देखो बेटा, ये जल ये लिक्विड ही थी, जो स्टिक अम्ल था ये लिक्विड ही था, इसमें जल की मात्रा थी, तो जल की मात्रा वो उसमें है, ठीक है। सामने जो जल की मात्रा उसमें है, ठीक, उसे छोड़ो, समझे। ये भी आप कर सकते हैं, ये वाला, ये आप कीजिए। हाँ, ये आप कीजिए, ये आप कीजिए, ठीक है। अब इनको आप समझिए। अब ये वाला कहाँ से आया, स्थिर अनुपात का है, चलो छोड़ो, इसको देखते हैं। तो अब हम देखेंगे ये वाला नियम, नया नियम, स्थिर संगठन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था, कब दिया था,
1799 में। ठीक है, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्या बनाया इन्होंने? इस नियम के अनुसार क्या है, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने, नमूना मतलब कोई भी सैंपल हो, किसी भी यौगिक, ऐसे जल ही ले लो नमूने के तौर पे, नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। तत्वों के जो द्रव्यमान होगा उनका अनुपात क्या होगा? स्थिर होगा, चाहे यौगिक किसी भी विधि या किसी स्रोत से लिया गया है। अब जैसे जल ही ले ले, एक लाया हम कलकत्ता से, एक लाया हम दिल्ली से, नहीं फिर एक लाया समुंदर से, एक लाए आपके आसपास जो तालाब होगा वहाँ से, एक ले आए आपके नल से, हैंडपम्प वाले से। 4 नंबर जो भी हो, समरसेबुल का है, ट्यूबवेल का है, कहीं का भी हो। ठीक है, अब इनके बीच जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहीं पे हैं, यही तो हैं, ये यौगिक के यही तो तत्व हैं। तो इनका जो मास होगा वो हमेशा इनके जो मास का रेशियो होगा, जैसे ये 1 रेशियो है, ये 8 रेशियो है, ये 1 रेशियो है, ये 8, तो हमेशा ये स्थिर होगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना होता है द्रव्यमान? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। यहाँ पे कितने परमाणु? 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अनुपात देखो फिर से मिला लेते हैं ना, H2O है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे क्योंकि 2 लगा है, रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? अब ऑक्सीजन कितना होता है? 16। द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक तो रटा होना चाहिए ना। अब यहाँ पे 2:16 आया, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1:8, 2 से कट जाएगा ना 2 से, तो 1 इतना रेशियो हो गया। तो कहीं का भी हो, कहीं का भी, जो इनके बीच जो अनुपात होगा, जो स्थिर अनुपात होगा, ये स्थिर होगा, इसीलिए स्थिर अनुपात का नियम इसे बोलते हैं। जो इनके बीच रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो क्या होगा? हमेशा स्थिर होगा। और जल चाहे जहाँ का भी हो, क्या चाहे जहाँ का भी हो। समझ में आ गई बात बेटा जी? समझे? वो कहीं का भी, चल कहीं का भी आप ले आए, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अनुपात होगा 1:8 होगा उनके बीच। यही नियम बताना चाह रहा है। ये उदाहरण आपने दिया है नीचे, ये उदाहरण आप लिखेंगे। ठीक है, ये नियम लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे, ये नियम लिखेंगे, ये उदाहरण लिखेंगे। अच्छा, ये उदाहरण लिखेंगे, और भी उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, देख लो। क्या लाइम स्टोन के इतने गर्म करते हैं? लाइम स्टोन को गर्म करते तो इधर जितना रेशियो आएगा उधर इतना भी रेशियो आएगा, इधर जितना अनुपात होगा उधर भी इतना अनुपात होगा, इधर जितना अनुपात होगा इधर भी इतना अनुपात होगा। इसको उदाहरण द्वारा आगे समझ लेंगे। अच्छा, आगे है यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे है देखो, 6.488 ग्राम सीसा, 1.002 यहाँ पे 2 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने पर लेड परऑक्साइड PbO2 प्राप्त होता है। लेड परऑक्साइड को हम लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें 13.38%, आधा इंग्लिश बोलता हूँ मैं आधा हिंदी, चलो कोई ना, समझ में आना चाहिए, ऑक्सीजन है। उपरोक्त सूचनाएं स्थिर संगठन नियम को सिद्ध करते हैं। अब यही बताना है। तो पहले पर इसमें 2 तरह के प्रयोग है ना। देखो पहला क्या था, प्रथम प्रयोग में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। लैंड परऑक्साइड का द्रव्यमान क्या हुआ? इतना और इतना, इतना हो गया टोटल। ठीक है, दिया होगा ना, इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, देखो बेटा ये दिया है ना, इतने ग्राम सीसा है, इतने ग्राम Pb है, इतने ग्राम ऑक्सीजन है। वही दोनों का पूरे कर निकालने के लिए दोनों को जोड़ लिए। समझ आ गई बात ये वाली? चलो, क्योंकि इतने ग्राम लेड परऑक्साइड में इतने ग्राम O2 है, सही बात है, इतने ग्राम लेड परऑक्साइड में इतने ग्राम तो O2 ही है, तो 100 ग्राम लेड परऑक्साइड में, अब इसको इधर भेज देंगे तो 1 ग्राम लेड परऑक्साइड का मान आ जाएगा, इंटू 100 से कर देंगे 100 ग्राम का आ जाएगा, 100 ग्राम का आ जाए कि नहीं भाई? एक ग्राम, अब इसको इधर भाग में भेज देंगे, इंटू इतना आ जाएगा, बटे इतना आ जाएगा, 7.49। 100 का निकालना तो 100 यहाँ से गुणा, 100 यहाँ पे गुणा, समझ गए? और 100 बन नहीं रहा है, सॉरी। चलो, तो वही किए यहाँ पे। ठीक बेटा जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाए, यानी कि ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकाल लिए हम। ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितने में, तो पूरे में 13.38%। दूसरे प्रयोग में हम ऑक्सीजन प्रतिशत दूसरे प्रयोग में ऑक्सीजन की प्रतिशतता मात्रा कितनी है, 13.38। जो प्रथम प्रयोग में ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा क्या है, समतुल्य है। अतः क्या है, स्थिर अनुपात का नियम संघट्ट नियम का है, स्थिर संघट्ट नियम। ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है, सत्य है, सत्यता सिद्ध होती है। समझ आया बच्चों? चलो, समझ आया कि नहीं आया, ये देखो ना, ये कह रहा है ना जिसमें इतनी ऑक्सीजन है, हमने निकाल भी ली उतनी ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का अनुपात तो फिक्स है ना, इतना ही रेशियो है ना सब जगह, उस यौगिक में भी, उस यौगिक में, सब में, है ना। लेड पेरोक्साइड को हम लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें इतनी ऑक्सीजन है, और लेड पेरोक्साइड में भी इतनी ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का रेशियो तो फिक्स है ना, दूसरा चाहे घटे चाहे बढ़े, लेकिन कोई ना कोई एक एलिमेंट का प्रॉपर एक एलिमेंट का देखो, ऑक्सीजन का जो रेशियो है, ऑक्सीजन का जो मान है वो हर जगह फिक्स है ना, दोनों में फिक्स है ना। चलो, समझ आ गई बात? चलो ठीक है। चलो, अब गुणित अनुपात का नियम थोड़ा देखेंगे, क्लास कितनी लंबी हुई। तो 11 मिनट हो गए हैं, एक एक नियम देखें हम। अच्छा चलो ठीक है, एक एक नियम देखेंगे। अच्छा, अगला गुणित अनुपात का नियम उदाहरण समझाना रहता है, इसलिए टाइम लगता है। गुणित अनुपात का नियम अगले दिन देख लेंगे, अभी 2-3 नियम और होंगे, 5 नियम है कुल मिला के टोटल। तो ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अभी 11 के बच्चे भी ज़्यादा नहीं जुड़े हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि कितने लोग 11th का वीडियो देखते हैं। जितने भी लोग देखते हैं वो कमेंट करेंगे। अच्छा, वो कमेंट करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, प्रॉमिस करो गाइस, शेयर करोगे। और दूसरी बात, शेयर तो करोगे, दूसरों को बताओगे, अपने गांव मोहल्ले जहाँ भी रहते हो आप, वहाँ पे बताओगे माइंड ब्लोइंग क्लासेज हैं, यहाँ पे पढ़ाई होती है 9th to 12th, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। मैं साइंस खुद पढ़ा रहा हूँ, 9th की, 10th की, 11th केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ सकता है। ठीक है बच्चे, तो पढ़ो। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उतनी चीज़ें हमारे पास नहीं है यार, अभी हमारे पास उतनी अर्निंग नहीं है, उतनी इनकम नहीं है कि हम उतनी व्यवस्था कर पाएँ। हाँ, नहीं तो हम आपको बोर्ड पढ़ाते, सब कुछ उतनी व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास। जैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, आपको दे रहे हैं, मैटर दे रहे हैं, अच्छा मैटर दे रहे हैं, अच्छे समझा रहे हैं, यही बहुत है यार, क्या कर सकते हैं। पढ़ाने का शौक़ है हमारा, अच्छा, पढ़ाने का शौक़ है। ठीक है, और कुछ नहीं है। लॉकडाउन में पढ़ाने को मिल नहीं रहा था, मचल रहे थे हम पढ़ाने के लिए, परेशान थे पढ़ाने के लिए, तो पढ़ा रहे हैं। सोच लिया ऑनलाइन पढ़ाएँ कि यूट्यूब पे डालेंगे वीडियो बना बना के, बच्चे देखेंगे। अब बच्चे देख ही नहीं रहे हैं यार ज़्यादा। चलो कोई नहीं, मेहनत करते रहेंगे, कुछ तो देख ही रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। चलो ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।